ये आप पकड़ के इसको खोलने की कोशिश करें, जितना खुल सकता है। ये बड़ा है तो ये नीचे नीचे तक जाएगा, खोलते रहिए, नीचे नीचे चले जाइए, या नीचे नीचे जाके खोल दीजिए। हाँ, गोल कर लीजिए। आज जब तक खुल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये जो भी आप देख रहे हैं, नाम पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ेंगे भी तो पता नहीं चलेगा। मैं भी पढ़ूंगा तो ये नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा ठीक से, ये नाम प्रोनाउंस करना ही बड़ा मुश्किल है। ये सारे बैक्टीरिया, वायरसेस आपके बॉडी में रहते हैं, हर पल, इस वक्त भी है। ये सारे बैक्टीरिया एंड वायरस आपके बॉडी में है और इस वक्त भी हैं। इनमें से एक अगर ढूंढेंगे कहीं वो कोरोना वहां मिल जाएगा। लेकिन अभी टेस्ट किसका चल रहा है? ना H1 का चल रहा है, ना हेलिकोबैक्टर का चल रहा है, राइट। सो आप अभी सिर्फ टेस्ट चल रहा है नोवल कोरोना वायरस का टेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो सारे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये आपके बॉडी के पार्ट नहीं है, यही आप हैं, आपकी आइडेंटिटी है। ये वायरस बैक्टीरिया बॉडी से अगर हटा दें, यू आर डेड। 10% आपके जो सेल्स हैं वो आपके सेल्स हैं जो मरते हैं जब आप मरते हैं। 90% जिन्हें हम सेल बोलते हैं, दोज आर दीज, राइट। और उनमें से एक जो है वो नोवल कोरोना, उनमें से। और ये जो है, दिस इज जस्ट 1% ऑफ व्हाट ह्यूमन नोज। ऐसा नहीं कि बस इतना ही एग्जॉस्टिव है, इतना ह्यूमन को पता है जिनका नामकरण किया गया है। आने वाले दिन में ये जो लिस्ट है जो यहां तक पहुंचा है, ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब नहीं कि नया वायरस हमारे बॉडी में उस दिन आ गया, इसका मतलब हमें जानकारी होगी कि एक और चीज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस, राइट। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस दिया नहीं है WHO ने कि ये नोवल कोरोना वायरस आज आया है। हाँ, आज हमारी जानकारी हो गई, राइट, लेकिन आज आया है ऐसा एविडेंस नहीं दिया है। तो यहां पे ये सारे वायरस की एक क्वांटिटी हमारे बॉडी में, उस क्वांटिटी से ज्यादा, इसमें से कोई वायरस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हम बीमार पड़ जाते हैं, राइट। तो वायरस इटसेल्फ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू अंडरस्टैंड। वायरस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम बीमार पड़ेंगे, और कुछ वायरस और बैक्टीरिया ऐसे हैं, बैक्टीरिया जिसकी क्वांटिटी घटेगी तो भी हम बीमार पड़ेंगे, राइट। सो जैसे मान लो हेलिकोबैक्टर है, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। अगर वो ज्यादा होगा तो अल्सर हो जाएगा, राइट। अगर वो कम होगा तो अस्थमा हो जाएगा। तो मतलब उसका ना होना भी हमारे लिए खतरनाक है, बैलेंस मेंटेन करना, गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो अब मुझे दुश्मनी है, मान लो इसमें से एक वायरस से, JC वायरस, दुश्मनी निकालनी, ये यार ये अच्छा आदमी नहीं है। तो मैंने RT-PCR टेस्ट इस वायरस का बना लिया और बोला कि चेक करो, जब भी कोई अगर फ्लू का पेशेंट आए, जिसको सर्दी हो, जुकाम हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, या निमोनिया हो, या हेडेक हो, या पेट दर्द हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले इसका टेस्ट करो, राइट। HC वायरस का टेस्ट कर लेंगे, RT-PCR टेस्ट। और RT-PCR टेस्ट का आपने देखा कि 5% 10% फॉल्स पॉजिटिव बताएगा। तो RT-PCR टेस्ट में वो पॉजिटिव आ गया, प्लस उसको बुखार तो था ही, तभी वो हॉस्पिटल आया। तो क्या कोरिलेशन बन गया कि इसको जो बुखार है ना, वो JC वायरस की वजह से। अब इलाज किसका होगा? JC वायरस का होगा ना। और उसका इलाज क्या है? वो कुछ भी इलाज हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल इलाज। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जब भी किसी को कुछ है भी नहीं, तब भी आप टेस्ट करेंगे तो अगर तो नोवल कोरोना वायरस रियलिटी में भी है तो इतने भी, ये भी तो है ना, राइट। ये भी तो आपके बॉडी में है ना, कि ये मिला के इक्विलिब्रियम बनता है जिससे आप चलते हैं, जिससे आप जिंदा हैं। इनके लिए आप इनकी दुनिया है, यू आर द वर्ल्ड, दे आर नॉट योर एनिमी। हाँ, बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बैलेंस तब बिगड़ता है जब आप ऐसी कोई हरकत करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं जो कि फेवरेबल नहीं है फॉर द बॉडी, तब ऐसा होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे जान का खतरा है, क्या हुआ?
जितेंद्र, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों से ये आह्वान कर रही हूँ कि आज अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो आप जिंदगी में कभी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जिस तरह से वो चिल्ला रहा है, जिस तरह से आप उसको वैन में काला कपड़ा डाल के लेके जा रहे हैं, क्या वो आतंकवादी है? आप एक डेमोक्रेसी के अंदर महाराष्ट्र सरकार किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रही है, हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। जितेंद्र, हम लोग सरकार से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाते? हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट रूल लगाने का एक लीगल प्रोसीजर होता है। उस लीगल प्रोसेस के हिसाब से कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस होती हैं जिनके आधार पर ही हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। मैं समाज से बोलती हूँ, महाराष्ट्र में जाके भीड़ जमा कर दीजिए, सड़कें जाम कर दीजिए, जिस तलोजा जेल में लेकर गए हैं वहां पे जाके पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, कम से कम अपना जन समर्थन दिखाइए, तब तो कहीं जाके सरकार प्रेसिडेंट रूल लगाएगी। आप एक तरफा सिर्फ सरकार पे उंगली उठाए चले जा रहे हैं, सरकार भी मजबूर हो जाती है। मुझे लोग टैग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि मैम मोदी जी को और अमित शाह जी को बोलिए कि अर्नब को बेल दिलाएं। क्या बेल देने की जिम्मेदारी सरकार के पास होती है? क्या इतना ज्यादा अनपढ़ हो गए हम एज अ समाज कि हम लोगों को ये नहीं पता कि बेल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी के पास होती है? महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब को बहुत स्मार्टली घेरा है जितेंद्र, उन्होंने उसका पुराना केस खुलवा के उसको घेरा है। बेल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जुडिशरी के पास होती है। बेल जब होगी तब होगी, मेरिट्स पे होगी। केस में जो डिसाइड होगा उसमें भी हम जुडिशरी के साथ हैं। अगर अर्नब उस केस में दोषी पाया जाता है, आप बिल्कुल जेल में डालिएगा, लेकिन अभी इस वक्त आप जिस तरह से उसको आतंकवादियों की पकड़ के लेकर गए हैं, वो बोल रहा है कि मुझे मारा जा रहा है, मुझे अपने वकील से बात नहीं करने दिया जा रहा है, उसकी गाड़ी पे आपने काला कपड़ा डाल दिया, आप उसको तलोजा जेल लेकर गए हैं जहाँ पे गैंगस्टर्स अबू सलेम और पता नहीं किस किस तरह के गैंगस्टर्स हैं। क्या करेंगे? मैं आई वोंट बी सरप्राइज कि थोड़ी बहुत देर में ये खबर आए कि अर्नब की जेल में गैंगस्टर्स के साथ मुठभेड़ हो गई एंड अर्नब गोस्वामी इज नो मोर। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि हम लोगों को 135 करोड़ लोगों को ये खबर सुनाई दे कि गैंगस्टर्स के साथ अर्नब की मुठभेड़ हो गई और तलोजा जेल में अर्नब मारा गया। क्या हुआ? मेमोरी पता नहीं क्यों मर गई। अरे कोई नहीं, एक सेकंड करो। कहाँ तक आया? वी डोंट हैव टाइम टू एडिट। मैम हो गया, कोई एडिट नहीं। प्लीज लीव इट, लाइव जा रहा है। हाँ, जी। मैं आप सब लोगों से ये आह्वान कर रही हूँ कि सरकार भी कई जगह मजबूर होती है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने वोट दे दिया और हम ये सोचें कि उत्तर प्रदेश को तो अकेले योगी जी बचा लेंगे, या हम ये सोचें कि इस देश को तो अकेले मोदी जी बचा लेंगे। योगी जी और मोदी जी ने बहुत कर दिया आपके लिए, हम क्या करेंगे योगी जी और मोदी जी के लिए? हम क्या करेंगे अपनी सरकार के लिए? मैं जंतर मंतर पे खड़ी हूँ, मैं पूरे भारत से आह्वान कर रही हूँ कि जंतर मंतर पे प्रेजेंट होइए, बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम। मार दिया जाएगा उसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा, मार दिया जाएगा उसको इंटरनेशनल पावर्स द्वारा। सुप्रीम कोर्ट है हमारा जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट से आह्वान कर रही हूँ कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए। जो भी ट्रायल चलना है अर्नब के खिलाफ वो बिल्कुल चले। हम सनातनी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं, हम कर्तव्य की बात करते हैं। अर्नब गलत पाया जाएगा, आप उसको बिल्कुल दोषी करार दीजिएगा, लेकिन उसके केस का ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ भी है सब दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। ये इस भारत का आह्वान है। मैं 135 करोड़ लोगों से ये अपील कर रही हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ जंतर मंतर पे शाम को 4 बजे तक अर्नब गोस्वामी के लिए आवाज उठाने के लिए, रिपब्लिक भारत के लिए आवाज उठाने के लिए। आप लोग यहाँ पर आइए। सुप्रीम कोर्ट चाहे रात को 12 बजे खुले, सुप्रीम कोर्ट का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये हमारे देश के संविधान के लिए समर्थन है, ये हमारे राष्ट्रवाद की आवाज के लिए समर्थन है। हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं, यहाँ पे कुछ भी अराजकता नहीं फैलेगी। पीसफुल एक समर्थन है इस राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, कि रात को 12 बजे भी चाहे सुप्रीम कोर्ट खुले, सुप्रीम कोर्ट हम खुलवाएंगे। सुओ मोटो कॉग्निजेंस यहाँ पे आतंकवादियों के लिए लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आधी रात को अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में आतंकियों के पोस्टर्स लगवा देते हैं, उनके लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुल जाती है। एक राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए क्यों नहीं कॉग्निजेंस लिया जा रहा है कोर्ट द्वारा? ये 135 करोड़ लोगों का सवाल है। प्लीज मैं आप लोगों से यह आह्वान कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दिखाइए, सरकार का साथ दीजिए, जुडिशरी का भी साथ दीजिए। अर्नब गोस्वामी को हमें बचाना है। मेरी अभी रिपब्लिक भारत के गेस्ट कोऑर्डिनेटर से बात हुई है, वो लोग बिल्कुल हतोत्साहित हो चुके हैं, उन लोगों का मनोबल टूट चुका है। अगर अर्नब गोस्वामी को कुछ हो गया तो कोई भी पत्रकार राष्ट्रवाद की आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। कोई भी पत्रकार साधुओं का नाम लेने से पहले 100 बार सोचेगा। हमें ये अपने देश की डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़नी है,
मीडिया हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है। प्लीज यहाँ पे जमा होइए, प्लीज यहाँ पे जमा होइए, जन समर्थन दिखाइए। हमें इमीडिएटली अर्नब को तलोजा जेल से निकलवा के दिल्ली पहुंचवाना है। वी वांट अर्नब इन दिल्ली राइट नाउ, इमीडिएटली। और ये हमारी अपील है, सारे भारतीयों से मेरी अपील है। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे मार देंगे। अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो आज अर्नब है, कल मैं हूँ, कल तुम होगे, कल आप होंगे। प्लीज जाग जाइए, जन समर्थन दीजिए। जंतर मंतर पे हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इस भारत के लिए, इस राष्ट्रवाद के लिए, इस संविधान के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अल्लाह जिंदाबाद, भारत माता की। Have you published? जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आज आप लोगों के बीच मुझे लगा आना बहुत ज़रूरी है। और चुनाव चारों तरफ चल रहे हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि चुनाव चल रहे हैं, बहुत उद्घोषणाएं हो रही हैं, कहीं 10 लाख नौकरी, कहीं 19 लाख नौकरी। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं सत्य की जीत पर। आप सबको बहुत बधाई। डोनाल्ड ट्रंप अब हमारे बीच यूएसए के राष्ट्रपति के तौर पे अब मौजूद नहीं रहेंगे। जो बिडेन जो कि अब राष्ट्रपति के तौर पे जीत चुके हैं, और गोदी मीडिया की तरह अमेरिकन मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया की तरह अमेरिकन मीडिया दूसरी चीजों को नहीं दिखाती। अमेरिकन मीडिया कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए एक जीवित मिसाल है। वहां पे जब जो बाइडेन जीत रहे थे, लोगों के बीच बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन आ रहा था और किसी भी तरीके की कोई छींटाकसी नहीं होती। आप देखिए विश्व के जो सुपर पावर हैं अमेरिका, वहां भी चुनाव का या पत्रकारिता का या जर्नलिज्म का एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है। वहां लोगों की आवाज को सुनी जाती है। यहां की तरह गोदी मीडिया नहीं कि प्रॉब्लम कुछ और दिखाया जाए कुछ और। हमारी देश की वास्तविक समस्याओं को ना दिखा के कभी चाइना, कभी पाकिस्तान इस तरह का वीडियोस दिखाना, कभी चांद का वीडियो दिखाना, कभी मंगल ग्रह में नए नए एलियन दिखाना, अगर ये पत्रकारिता है तो ऐसे पत्रकारिता पे थू है। और मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से आज कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पे मैं इस जगह पे आके बहुत प्रसन्न होता हूं। ये जामा मस्जिद है, आप पीछे देख सकते हैं, और मैं इस संस्कृति के धरोहर के बीच में खड़ा हूं जहां मंदिर मस्जिद सब एक जगह में होते हैं। मेरे पीछे तमाम जो मेरे भाई है, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये मेरे भाई हैं, इन्हीं के बीच मेरी आवाज आती है। मेरा अपना कोई प्लेटफॉर्म संसद का है नहीं, ना ही मैं वहां जाना चाहता हूं। जनता की आवाज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बात करेंगे बिहार की। देखिए नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ, अलायंस बीजेपी और जेडीयू, एक तरफ नीतीश कुमार बोलते हैं कि सीए एनआरसी के ऊपर हमारा स्पष्ट एक निगाह है कि सीए एनआरसी को हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे, और वहीं पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ जी आके कहते हैं कि हम सीए और एनआरसी को लाएंगे। तो जिस पार्टी में अपने सहयोगियों के बीच ही तालमेल नहीं है, क्या ऐसे पार्टी को सपोर्ट करने का कोई मकसद होता है? क्या ऐसा पार्टी को हमें कोई मकसद देना चाहिए? ये उन्हीं पार्टी को डसती है बीजेपी जो इनके सहयोगी होते हैं। उदाहरण के तौर पे पंजाब में इन्होंने अकाली दल का नामो निशान मिटा दिया, महाराष्ट्र में इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ धोखा किया, 35 साल के रिश्ते थे इनके साथ। आज इन्हें अचानक उद्धव ठाकरे से शिकायत होने लगी। अब इन्होंने जेडीयू को टारगेट किया है। और देख लीजिए रामविलास पासवान जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे और दलितों के लिए बहुत प्रयासरत रहे, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए बहुत लड़ते रहे, गरीबी नियंत्रण रेखा के नीचे के लोगों के लिए मेहनत करते रहे, उनके पुत्र चिराग पासवान भी इस बार बिहार में अलग तरीके से चुनाव को लड़ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी के अपने ही सहयोगी बीजेपी को छोड़ के भाग रहे हैं? केवल इसलिए क्योंकि लोगों को यह पता चल गया है कि बीजेपी अपने ही सहयोगियों के सिर पे पैर रख के और उनको दमन करती है, उनको कुचलती है। ठीक उसी तरह जैसे आज भारतीय जनता के साथ, हम जैसे नागरिकों के साथ हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहा है। आज अगर हम कुछ कहते हैं तो हम पे यूएपीए लगाने की कवायद की जाती है। और देखिए एक कमाल की बात मैं आज पूछूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आज कपिल मिश्रा जो पहले आम आदमी पार्टी के होते थे और अब जिन्होंने बीजेपी का भगवा रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया है, भगवाधारी मैं भी हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक भारतीय हूं और मेरे भारतीयता होने पे मुझे गर्व है। मैंने हर वीडियो में कहा है कि मैं भारतीयों में हिंदुस्तान की डेफिनेशन में यकीन नहीं करता। भारत हमारे देश का नाम है। आपसी मजहबी
हमारी सहमति, हमारे विश्वास का प्रतीक है ये देश। यहाँ किसी हिंदू की बात नहीं होगी, यहाँ किसी मुसलमान का जिक्र नहीं होगा, यहाँ किसी सिख ईसाई की बातें नहीं होगी, यहाँ भारत की बात होगी, भारतीयता की बात होगी। हमारे देश को तोड़ने वाले जितने सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ मैं रेबल फाउंडेशन की ओर से मजबूती के साथ खड़ा और आप लोगों के बीच हूं। आप हमारे वीडियोस में देखते होंगे, आज राजघाट में कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के अब स्टार प्रचारक बन गए, वो सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये गांधी में विश्वास करते हैं या गॉडसे में विश्वास करते हैं। अगर ये गांधी में विश्वास करते हैं तो ये गॉडसे को क्यों मानते हैं, और क्या गॉडसे को मानने वाला सत्याग्रह के राह पे चलने वाला होता है। आज से कुछ महीने पहले भाई और बहनों आपने देखा होगा दिल्ली में दंगे हुए। एक्चुअली ये दंगे हुए नहीं थे, ये दंगे कराए गए थे। दिल्ली की भावना दिल वालों की है, दिल्ली दिल वालों की है, ये सिर्फ कहने तक सीमित नहीं है। मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात आप लोगों से शेयर करता आया हूं कि एक हिंदू तमाम मुसलमानों के बीच में चौड़े में खड़ा है। ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारी देश की संस्कृति है और मुझे गर्व होता है इस देश की संस्कृति पे। लेकिन आज कपिल मिश्रा जैसे लोग राजघाट में, जो कि समर्पित है महात्मा गांधी जी के लिए, उनके अहिंसावादी विचार के लिए, वहां पे सत्याग्रह करते हैं अर्नब गोस्वामी के लिए। अर्नब गोस्वामी जिसके वजह से मिस्टर नाइक ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के 83 लाख रुपए की 83 लाख की पेमेंट बाकी थी। और ये लोग कहते हैं कि ये 2 साल पुराना मुकदमा है, अब क्यों। तो चलिए इसी वीडियो के माध्यम से मैं पूछता हूं, गोधरा कांड के मुख्य गवाह आईपीएस संजीव भट्ट, मैं गर्व से कहता हूं देश का शेर आईपीएस संजीव भट्ट 1990 के केस में अब तक प्रताड़ित किया जा रहा है और पिछले 2 साल से वो जेल में है। उनके केस की तारीखों में सुनवाई नहीं होती। आखिर क्या कसूर है संजीव भट्ट का? केवल इसलिए कि संजीव भट्ट दंगों के खिलाफ थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भी उनकी गवाही है। इस वजह से एक निर्दोष और भारत के एक शेर और एक जाबाज आईपीएस संजीव भट्ट को आज सलाखों के पीछे हम देख रहे हैं। तब ये गोदी मीडिया उनके लिए आवाज नहीं उठाती, लेकिन ये एक आदमी जो पूछता है भारत, जानता है भारत, जिसकी वजह से एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, एक परिवार को कष्ट हो गया और उसके मृत्यु के बाद यही अर्नब गोस्वामी उनको पेमेंट देने के लिए उनके अकाउंट में पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक वाले मना करते हैं। और आज उनके लिए जो कानूनन एक मुजरिम है, उनके लिए आज सत्याग्रह की जा रही है। तो क्या हमारे देश में सत्याग्रह का ये परिचय है? ये देश जो मजहबी कम्युनिटी एकता का, अखंडता का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को देख रहा है, पूरे विश्व को, आप उस देश की क्या छवि कर रहे हैं? आप कल के ताजा उदाहरण को लीजिए भाई और बहनों, जहां जो बाइडेन पूरी तरह से चुनाव में हरा के आते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन वहां एक भी छींटाकशी नहीं होती है। लेकिन जब तेजस्वी यादव बिहार के चुनाव में ये कहते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो बीजेपी वाले बोलते कहां से दोगे? चलो मान लेते नहीं दे। माध्यम से मैं 2 बधाई देना चाहूंगा। पहला बधाई यूएसए से एक सनकी व्यक्ति की विदाई जो कि डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी बिहार से भाजपा की विदाई। भाई और बहनों, आप सबको तेजस्वी यादव के लिए बहुत बहुत बधाई। वो एक युवा चेहरा है, वो एक युवा प्रतिनिधित्व है और मुझे गर्व है कि देश अब युवाओं को चुन रहा है। और 2024 मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरे साथी देशवासियों, मेरा एक मिशन है 2024 का। 11 करोड़ लोग हमारे रेबल फाउंडेशन में जुड़ चुके हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज से 3 दिन पहले मैं कनॉट प्लेस में, ये जो सड़कों में जो अपना बिजनेस करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्हें एनडीएमसी के अधिकारी तंग कर रहे थे। मैंने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा और उनकी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूं। और जो लोग कमल छाप लोग ये कहते हैं कि मैं बंद कमरे में होता हूं, तो अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं खुदा के दरवाजे के पास खड़ा हूं और शायद तालियां बज जानी चाहिए। मैं खुदा के दरवाजे के सामने खड़ा हूं क्योंकि उसका एक कारण है। और जो लोग आज एक छोटी सी किसी भी दुर्घटना को संप्रदाय के साथ लड़ते हैं, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हिंदू और मुसलमान के ऊपर उंगलियां करना छोड़ दो। आप जब मुसलमानों के ऊपर जब आप टिप्पणी करते हैं, आपको एक बात समझना होगा, जो लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कितनी बार? जोर से बोलिए, कितनी बार? 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो इसी धरती को 5 बार चूमते हैं।
और ये धरती भारत की है, पाकिस्तान की नहीं है। इसीलिए जब भी उंगली उठाओ, सोच के उंगली उठाओ। हर बार हम ये उंगली को सहन नहीं करेंगे। हो सकता है कि उंगली उठाने के लिए तुम्हारा हाथ भी ना रहे। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात और मैं कहता हूं, ये गली केवल एक गली हमारी और आपकी नहीं है, ये गली विश्व के लिए। लोग विश्व के कोने कोने में यहां जायका लेने आते हैं, यहां कचौड़ी खाने आती है। पराठे वाली गली भी यही है, आपका जैन मंदिर भी यही है, आपका हनुमान मंदिर भी यही है, और मेरे पीछे खुदा का दर जामा मस्जिद भी यही है। देखिए, मैं शुरू से एक बात बोलता हूं, वो हिंदू क्या जिसके दिल में मुसलमान ना बसता हो, और वो मुसलमान क्या जिसके जहन में हिंदू ना रहता हो। आपसी एकता बना के रखिए, सांप्रदायिकता बढ़ने मत दीजिए। और जो भी नेता ये हिंदू मुसलमान और कपिल मिश्रा जैसे लोग हो, चाहे ओवैसी जैसे लोग हो, मैं सीधी बात बोलूंगा, मैं नाम लेके बात करता हूं, ये देश किसी के बाप का नहीं है। और एक वीडियो में एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, देखिए मेरे लिए तो चाय आ गई है, और जो चाय बना रहा है मैं उससे जानता हूं कि शौफिक भाई है जो चाय बना के ला रहे हैं। मुझे कोई ये तो बता दे कि जो चौकीदार बना है देश का, वो कौन से स्टेशन में चाय बेचता था, वो कौन से स्टेशन में चाय बेचता था जो चाय वाला आज स्टेशनों को बेच रहा है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो मीडिया के साथी है, कैमरे को एक बार रोटेट करके सबको दिखा दें कि जनता अपने लिए कैसे खड़ी होती है। उठा के ले लीजिए स्टैंड को उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो लोग कपड़े सिलवाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं आप लोग सिलवाते हैं भाई। मेरा 45 का सीना है, 20 साल से जिम कर रहा हूं। वो 56 इंच का सीना नापा किसने यार? तालियां तो अब बजनी चाहिए थी। वो 56 इंच का सीना नापा किसने है? वो दर्जी लाके मुझे मिला दो, जो इंची टेप में नाप के 56 इंच का सीना दिखा दे। कसम से मैं आज से अनशन में हो जाऊंगा। देखिए, ये देश ने बहुत कुर्बानी दी है, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, और कुर्बानी का जब जिक्र होगा तो किसी जाति का जिक्र नहीं होगा, इस मुल्क का जिक्र होगा। अगर आपको लगता है कि कश्मीर, अभी मैं पिछले हफ्ते कश्मीर था, आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। कश्मीर से मैं पहला जर्नलिस्ट था, और मैंने कश्मीरी पंडितों का वास्तविकता बता दिया कि बीजेपी उनके नाम का क्या झूठ फैला रही है। उन्हें आज भी माइग्रेंट के तौर पर रखा गया। माइग्रेंट यानी प्रवासी। अपने ही देश में लोग प्रवासी के तौर पे रह रहे हैं। आपको याद होगा लॉकडाउन में हमारे मजदूरों को, वीर मजदूरों को भी प्रवासी बोल गया। क्या यह अन्याय नहीं है हम लोग के खिलाफ? जोर से बोलिए, क्या अन्याय नहीं है? देखिए, मैंने शुरू से बोला था, एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। भाई तेजस्वी यादव को ये जीत की मुबारकबाद मैं देता हूं, और मैं जानता हूं कि ना तीर रहेगा और ना कमल का नाम रहेगा। बिहार का शेर तेजस्वी अब तुम्हारा ही सरकार रहेगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, ना मैं राष्ट्रीय जनता दल, ना ही कांग्रेस, ना ही बीजेपी। जो नेता काम नहीं करता है, जो पार्टी का नेता काम नहीं करता, चाहे आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, मैं तो उसकी भी कब्र खोदूंगा। जहां मेरे लोगों को तकलीफ है मैं वहां जाऊंगा। 24 बार जेल जा चुका हूं। कितनी बार? 24 बार। 25वें बार के लिए आज भी तैयार हूं। मास्क नहीं पहनता, नहीं पहनूंगा। पहली बार। आज आप ये सोचिए, जब शुरू में बोला गया कि कोरोना काल है, लोग मर रहे हैं, तब कोरोना के केसेस नहीं थे। आज एक एक दिन में 1 लाख का केसेस है, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं बसों में सब बैठिए। मुख्यमंत्री बोलते हैं कॉलेज खोल दीजिए। अगर कोरोना है ही नहीं तो फिर ये ड्रामा किस बात का? देखिए, ये हम लोगों की बोलने की जो क्षमता है, हमारा जो हक है संवैधानिक तौर पे, जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये हमारे गले से लिया जा रहा है, मुंह से नहीं, हमारे हलक से। अब वक्त है तेजस्वी की तरह जहां भी चुनाव हो। और मैं आपको परसों की घटना बताता हूं। मैं बंगाल के बांकुड़ा जिले से हूं। मुझे नहीं पता था कि अमित शाह चुपके से वहां चले जाएंगे। मैं उनको तड़ीपार बोलता हूं, अगर आपको समझ में आए तो। तड़ीपार, मेरी बात सुनिए, उन्हें सजा हुई थी। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अमित शाह जी बंगाल में जाके बोलते हैं कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। सोनार बांग्ला यानी सोने का बंगाल। अरे शाह साहब, आपने सोने का रेट ही 26,000 से 50 पहुंचा दिया।
आम आदमी के कान के कुंडल चले गए, हार पहनना हमने छोड़ दिया। ये देखिए गला खाली है, ये माई की है। और यहां घुमा दो तो एक भी गले की चेन नहीं दिखेगी, और जो दिखेगी वो नई सड़क पे 100 रुपए वाली चेन दिखेगी। गलत तो नहीं है ना? तो एक काम कीजिए, पहले गुजरात को ही सोने का बना दीजिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ, जिनके डंके बजने की उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स का बिल्कुल ही खात्मा हो गया, तो परसों का रिपोर्ट बताता हूं, अमर उजाला में छपी है कि जेल में बंद जो क्रिमिनल हैं वो भी करोड़पति हो गए। तो कितना अच्छा शासन है। अगर ये राम राज्य है तो शोध का विषय है। भाई और बहनों, ये बीजेपी का नाम लोटस नहीं है, मैं पुनः बोल देता हूं, ये लोटस नहीं है, ये लूटस है। क्या है? लूटस। इन्होंने हमारा पैसा लूटा, इन्होंने हमारा पैसा लूटा, इन्होंने हमारी शांति लूटी, इन्होंने हमारी नौकरियां लूटी, और अब क्या आप अपना खून लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं? जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।